मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनहित। जनहित की शुरुआत उस तस्वीर के साथ करेंगे जो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को भी परेशान कर रही हैं। आज रात पाकिस्तान के हुक्मरान सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ ही इस बैठक में कुल 7 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा रंग की जैकेट में थे। उनके एक तरफ आपको एनएसए अजीत डोभाल दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके बगल में सीडीएस और थल सेना प्रमुख भी बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेवी चीफ और एयर चीफ भी बैठे हुए थे। यह तस्वीर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई का संकेत दे रही है। आगे आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट देखी जा रही है और यही वजह है कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशत का आलम यह है कि वहां पर लगातार मीटिंग पर मीटिंग का दौर जारी है कि भारत ने अगर आक्रमण किया तो फिर बचेंगे कैसे। पाकिस्तान में इस तरह की दहशत की वजह यही तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प जिनके हाथों में है, उन्होंने आज बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो पीएम ने कहा उसकी जानकारी आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में कहा है कि जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या होगा, कार्रवाई के लिए टारगेट कौन होंगे, कार्रवाई का समय क्या होगा और इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सेना को खुली छूट भी दे दी गई है। आज तमाम बातों पर मंथन यहां पर किया गया और भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की गई है। 1 घंटे से ज्यादा तक इनकी ये बैठक चली है और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। आपको बताते चले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आमतौर पर 8 बजे से पीएम प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है, यानी कि 1 घंटे तकरीबन हो चले हैं। पहली बार पीएम आवास पर इस तरह की बैठक में शामिल होने के लिए मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। इस बार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, एकजुट होकर आतंकवाद को नेस्तानाबूद करना है और बड़े कदम ऐसे उठाने हैं ताकि दोबारा दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाए। आपको बताते चले इस समय मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग पीएम आवास में चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है और उसके ठीक पहले हमने आपको दिखाया रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह से 1 घंटे से ज्यादा की बैठक की और उस बैठक के बाद अब मोहन भागवत के साथ ये बैठक काफी ज्यादा इस वक्त अहम मानी जा रही है। आगे आने वाले वक्त में क्या कड़े और बड़े फैसले भारत लेने वाला है वो आप देखेंगे इंप्लीमेंट होते हुए, यानी कि उसको जमीन पर उतारती हुई हमारी सेनाएं दिखेंगी। इसी वजह से ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि आतंकिस्तान की उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। बड़े पलटवार की तैयारी हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है। सीधे रुख करेंगे, इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक चल रही है, क्या जानकारी, क्या खबर है मेघा? जी बिल्कुल, 2 मीटिंग्स हुई हैं चित्रा आज शाम में, जिसका पहले आपने जिक्र किया। जो मीटिंग शाम के 5 बजे के आसपास शुरू हुई थी, वो मीटिंग प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के जितने हमारे देश में शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए लोग हैं, जो कि डिफेंस, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स थे, एनएसए डोवल जी थे और रक्षा मंत्री जी थे, इन सब के साथ बैठ के प्रधानमंत्री ने एक लंबी मीटिंग आज शाम में की, जिसकी जानकारी विस्तृत तरीके से आपने अभी दी है चित्रा। उसके तुरंत बाद लगभग 7:30 बजे ये खबर आई थी कि मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री जी के घर पहुंचे हैं, आवास पर पहुंचे हैं 7 LKM पर। और मैं आपको ये कंफर्म कर सकती हूँ अभी चित्रा की बैठक अभी भी जारी है। 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है इस बैठक पर और प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी अभी एक साथ 7 LKM पर है। शायद कुछ और लोग भी आरएसएस के हो सकता है हो, लेकिन प्रमुख तरीके से ये दोनों नेता अभी हैं
अंदर 7LKA में। देखिए परिप्रेक्ष्य या बैकग्राउंड क्या है चित्रा, वो तो यही है कि आतंकी हमला होने के बाद पहलगाम में भारत अगला क्या कदम लेने वाला है। और जैसे आपने कहा, एकजुट होकर हर किसी को साथ लेकर ये आगे कदम बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज शाम की स्ट्रैटेजिक मीटिंग करी है सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स के साथ, उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं ऐसा बताया गया है। और उसके बाद शायद एक तरीके से समझिए आरएसएस जिसे हम रीढ़ की हड्डी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये एक बड़ी अहम मीटिंग है क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी विचार विमर्श करने के लिए जरूर मोहन भागवत जी की सजेशंस, उनका दिमाग क्या कहता है, टारगेट किलिंग की गई थी, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया था। ऐसे में ये जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त हमारे साथ नीरज राजपूत मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आज कई अहम बैठकें हुई हैं अलग अलग, लेकिन पीएम आवास पर ये जो दो बड़ी बैठकें हुई हैं इसके मतलब मायने संकेत बहुत दूर तलक देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो तस्वीरें भी इस वक्त हलचल मचा रही हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आज मंगलवार के दिन तकरीबन 1 हफ्ते हो चुके हैं उस हमले के, उसके बाद भारत कब और कैसे पलटवार करेगा, देश यही जानना चाहता है। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि आतंकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? नीरज, बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज की जो अहम बैठक हुई है, क्योंकि कल CCS की मीटिंग है, उससे पहले आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं, अजीत डोभाल NSS से मिलते हैं, CDS तीनों सेना प्रमुख हैं, तो उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब 1 हफ्ता हो चुका है। पहली बात तो ये कि क्या वो आतंकी जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया पहलगाम में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है भारत द्वारा, भारतीय सेनाओं द्वारा की जा रही है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को आखिरकार किस तरह से सबक सिखाया जाए। पूरा देश देख रहा है आज हमारी सेनाओं की तरफ कि हमारे देश की सेनाएं किस तरह से अपना बदला लेंगी उन आतंकियों से, उन आतंकियों के आकाओं से जिन्होंने बैठकर इतनी बड़ी साजिश रची कि पूरे देश को हिला दिया है। तो उसी को लेकर आज रणनीति बनी है। रणनीति क्या बनी है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में से एक होती है ये। लेकिन तीनों सेनाओं को और समन्वय के साथ, क्योंकि CDS भी वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, इन तीनों सेनाओं को मिलकर किस तरह से समन्वय के साथ, सहयोग के साथ अपने दुश्मनों से बदला लिया जा सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल दी है तीनों सेनाओं को। बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़े पलटवार की तैयारी हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है और इसी वजह से बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। और आपको बताते चले इस समय भी मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक जारी है और वो भी पीएम आवास के भीतर। अपने 26 बेकसूर नागरिकों की बेरहमी से की गई हत्या का बदला हिंदुस्तान लेगा, जरूर लेगा। और अब वो वक्त आ गया है, आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत किए थे। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चलें कि देश के भीतर अंदर सियासत जारी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से जारी वो पोस्टर जिसमें पीएम मोदी के कटआउट का इस्तेमाल किया गया है, सिर के हिस्से को गायब कर दिया गया है, लिखा गया है गायब। इस पोस्टर पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कल जनहित में मैंने युद्धकाल में राजनीति करने वालों का विश्लेषण किया था। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी सामने रखे थे, उन्हें याद दिलाया था कि यह वक्त आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान से लड़ने का है। यह वक्त अपने ही देश की टांग खींचने का और अपनी ही सरकार से लड़ने का नहीं है। कम से कम यह वक्त कतई नहीं है। कल कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को निर्देश दिए थे कि अपने मुंह पर कंट्रोल रखें, सिर्फ वही लोग बोलें जो बोलने लायक हैं, जिन्हें अधिकृत किया गया है। लेकिन रात गई बात गई, ढाक के वही 3 पात। यह पोस्टर आप गौर से देखें। यह देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, 150 साल पुरानी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का नया क्रिएशन है। युद्ध काल में इसे कांग्रेस का साधारण पोस्टर नहीं कह सकते। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने अपने सियासी चाल, चरित्र और चिंतन का उदाहरण पेश किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझने में कठिनाई है कि कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर यह किसका सिर उसके तन से जुदा किया है, किसका नाम लिए बगैर कांग्रेस लिख रही है कि जिम्मेदारी के समय गायब। प्रधानमंत्री के लिए ये विचार हैं कांग्रेस पार्टी के। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है, कांग्रेस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स से डिलीट कर दिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। आपको बताते चले कि कल शाम 5 बजे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से
पोस्ट किया गया था, लेकिन जब देश के भीतर कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे, यहां तक कि पाकिस्तान में भी बैठे हुए कई नेताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी के इस पोस्टर को हथियार बनाया गया, उसके बाद अब इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, इस पोस्टर को हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स से डिलीट कर दिया है। हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि शाम 5 बजे कल ही इसको पोस्ट किया गया था और अब जाकर इसको डिलीट किया गया है। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, पाकिस्तान ने इस पोस्टर को हथियार बना लिया है, स्नैपशॉट सभी के मोबाइल फोन पर है। फिलहाल कांग्रेस को लगा कि ये दांव उल्टा पड़ गया है और अब जाकर पोस्ट डिलीट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस को लगातार इससे घेर रही थी चित्रा, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस लीडरशिप को ये जरूर लगा कि उनके ट्विटर हैंडल से जो इसको पोस्ट किया गया था तन से जुदा, हम सबने देखा तस्वीरें कैसे प्रधानमंत्री मोदी के धड़ से सर अलग दिखाया गया था, उसको लेकर के चौतरफा घिरी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि इससे किरकिरी हो रही है। सभी वर्ग के लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे और आखिरकार उनको ये डिलीट करना पड़ा है अपने इस पोस्ट को, जिसको लेकर के अब बीजेपी दोबारा कांग्रेस पर हमलावर भी हो रही है। लेकिन डिलीट करते वक्त क्या कुछ लिखा गया है या सिर्फ डिलीट कर दिया गया और उसके बाद कोई दूसरा पोस्ट इस बाबत नहीं आया है? कोई माफीनामा, कोई खेद जताने वाला पोस्ट? आशीष, देखिए खेद जताने वाला पोस्ट तो नहीं है। अगर आपको याद हो, एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया था उनके तमाम पार्टी के लीडर्स के बयानों को लेकर के। मुझे लगता है उसके रिटेलिएशन में कांग्रेस ने ऐसा किया था जो उल्टा पड़ गया। इनको ये एहसास हो गया कि इस तरह का ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करना ऐसे वक्त पर जब पूरा देश एकजुट है आतंकवाद से लड़ाई में, और उसको रियलाइज करते हुए अभी तो इस पोस्ट को डिलीट किया है। किसी तरह का माफीनामा आता है या नहीं आता, चित्रा हमें इंतजार करना है। बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम को लेकर किया गया पोस्ट डिलीट कर दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर तन से जुदा था, जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रही। फिलहाल पीएम को लेकर किए गए इस पोस्ट को कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है। लेकिन बात तीर से निकल चुकी है। अब देखिए क्यों कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो जाने अनजाने देश के दुश्मनों की टूल किट बन जाती है। कांग्रेस के इस पोस्ट को पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने रिपोस्ट किया और कमेंट में लिखा कि उप्स, गधे के सिर से सींग गायब तो सुना था, यहां तो मोदी साहब गायब हो गए। मतलब पाकिस्तान में चर्चा है कि उसके आर्मी अफसर भाग रहे हैं और कहीं जनरल मुनीर भी ना भाग जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को तश्तरी में रखकर एजेंडा परोस रही है। इससे तो अच्छा हमारे प्रधानमंत्री के गायब होने की खबरें उड़ाओ ना, इसमें लाइक्स और व्यूज ज्यादा मिल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी की ओर से अब समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो ट्वीट है वो पाकिस्तान का हथियार बन रहा है और इसी वजह से इसको अब डिलीट कर दिया गया है। हालांकि कोई खेद अभी तक जाहिर नहीं किया गया है कांग्रेस की ओर से। फवाद चौधरी कितने जाहिल हैं ये दुनिया जानती है। जो इंडिया की स्पेलिंग ई से शुरू करता हो और इंग्लिश की स्पेलिंग आई से शुरू करता हो, उस पर फिलहाल ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देश कांग्रेस से जानना चाहता है कि उसे क्या हो गया। यह पोस्टर जारी करते हुए क्या उसने न्यूनतम बुद्धि भी नहीं लगाई कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस जब पाकिस्तान की टूल किट बनी तो जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया। 2 पोस्टर आपके सामने हैं जिसमें बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ पहले भी था, अब भी है। आज ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी है जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो। अब सवाल यह है कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश को दिखाई दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहे, या फिर कांग्रेस देखना ही नहीं चाहती। कुछ और तस्वीरें दिखाकर इस पर तथ्यों के साथ अब बात करते हैं। अभी कांग्रेस के इस पोस्टर पर ही थोड़ी और बात कर लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री की बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट करने के पीछे क्या सिर तन से जुदा वाली सोच भी है। एक वीडियो जो आप देख चुके हैं उसे फिर से दिखाते हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ 3 दिन पहले लंदन में बसे
भारतीय पाकिस्तानी उच्चायोग पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक पाकिस्तानी अफसर बालकनी में खड़े होकर हाथ में विंग कमांडर अभिनंदन का एक पोस्टर लेकर भारतीयों को धमकी दे रहा था। यह धमकी थी गला रेत कर जान से मारने की, सिर तन से जुदा करने की। बीजेपी ने आज सीधे पूछा कि प्रधानमंत्री का बिना सिर वाला पोस्टर बनाते वक्त कांग्रेस की भी क्या यही सोच थी? सिर तन से जुदा करने वाली जो सोच पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है? शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? वैसे दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री कहीं गायब नहीं है, यहीं देश में है और व्यस्त हैं। ये प्रधानमंत्री की आज की तस्वीरें हैं। अपने आवास पर उन्होंने घंटे भर की हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। इस मीटिंग का वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें पीएम के चेहरे पर गुस्से का भाव साफ साफ पढ़ा जा सकता है। बैठक की डिटेल सूत्रों के हवाले से जो सामने आई उसके मुताबिक सेना को उन्होंने खुली छूट दे दी है। इसके मायने हमने रक्षा विशेषज्ञों के जरिए समझने की कोशिश की है कि इसके संकेत और संदेश क्या हैं। मिलिट्री एक्शन के ऊपर बातचीत हो रही है, उसके ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे हैं और ये मीटिंग उसी के विषय में है। जो चीफ्स ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं और उनके नीचे जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ हैं, वो अपने अपने ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उनकी सीमाएं क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, टारगेट्स क्या अवेलेबल है, सिमिलरली आर्मी के पास क्या है, इसकी क्या सुरक्षा फॉलोआउट है देश के लिए, वो डिस्कस किया जाएगा। और ऐसी भी जानकारी है कि आने वाले 24 घंटों में देश के सुरक्षा मामलों से जुड़ी ऐसी कई अहम बैठकें होने वाली है। कल सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग होनी है, जो काफी अहम रहने वाली है। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठकें सड़क पर तो होंगी नहीं। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे तो यह संभव नहीं है कि पीएम हर काम उसे दिखाकर करे। कांग्रेस क्या ये चाहती है कि पीएम की हर बैठक से पहले लाउड स्पीकर लगाकर उसे बताया जाए कि पीएम अब ये कर रहे हैं या फिर अब वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं और आतंक पर जवाबी रणनीति बनाने के साथ देश के दूसरे जरूरी काम भी निपटा रहे हैं। शाम की अहम बैठक से पहले दिन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इशारों में जो कहा, आप उसके अर्थ को समझें। पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने तेवर हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान स्थिति के लिए मैं नहीं कर रहा हूं ये बातें, लेकिन भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्टवादिता से अपनी बात यहां पर रख दी है। पीएम ने यह बयान भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में दिया है। कार्यक्रम में शिक्षा और उद्योग जगत के लोगों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री ने आज के बयान को देश की वर्तमान परिस्थिति से नहीं जोड़ा। वैसे भी माहौल युद्ध का हो तो हर बात खोलकर नहीं बोली जाती, कुछ सीक्रेट भी रखने होते हैं। लेकिन इससे पहले 2 मौकों पर मोदी खोलकर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे चुके हैं। 2 टूक बोल चुके हैं कि आतंकवादियों और उनकी आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। इसी रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश का खून खौल रहा है और इस हमले की पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है।
पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। न्याय मिलकर रहेगा, पीएम का यह बयान है और पूरा देश उसी न्याय की उम्मीदों के तहत पीएम और प्रधानमंत्री आवास पर टकटकी लगाकर देख रहा है। इससे पहले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। उस दिन अंग्रेजी में भी संदेश दिया था ताकि दुनिया सीधी भाषा में समझ जाए कि भारत क्या बड़ा एक्शन आतंकवाद के खिलाफ लेने जा रहा है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री के ये जो 3 बयान आपने सुने, ये 24 अप्रैल से लेकर आज 29 अप्रैल तक उन्होंने देश में ही दिए हैं। फिर भी कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री गायब हैं, तो तसल्ली के लिए उसे कुछ और भी दिखा देते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। उस दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। सूचना मिलते ही उन्होंने गृहमंत्री से फोन पर जानकारी ली, उन्हें कश्मीर जाने को कहा और फिर अपना सऊदी दौरा छोटा करके डिनर कैंसिल करके भारत के लिए रवाना हो गए। 23 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने देर नहीं की, एयरपोर्ट पर हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की गई। कांग्रेस अपनी संतुष्टि के लिए प्रधानमंत्री का इस हफ्ते का कैलेंडर भी देख सकती है कि वो गायब नहीं हुए हैं। 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग में मौजूद थे, बड़े फैसले लिए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर सार्वजनिक समारोह में बिहार पहुंचे। 25 अप्रैल को एनडीए नेताओं से मुलाकात की। 26 अप्रैल को रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। 27 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश से जुड़े। 28 अप्रैल को पद्म पुरस्कार समारोह में वो शामिल हुए। कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि प्रधानमंत्री को पहलगाम पर हर बैठक लाइव करनी चाहिए थी और हर मीटिंग में उसे भी वीडियो कॉल पर जोड़ना चाहिए था, तो हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। घूमकर वही सवाल आता है कि कांग्रेस जब खुद कह चुकी थी कि वो आतंक के खिलाफ सरकार के साथ है, तो फिर ये क्यों नहीं समझा पा रही कि सरकार पर उसके नेताओं की जुबानी हमले पाकिस्तान को ही एजेंडा चलाने का मौका दे रहे हैं। 24 अप्रैल को कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का समर्थन किया। बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद थे, लेकिन बैठक के थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठा दिए कि पीएम बैठक में क्यों नहीं आए। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है, उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लेंगे। बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। और इसी के बाद कांग्रेस ने रट पकड़ ली, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने में लग गई कि सरकार कश्मीर मुद्दे पर फेल है, झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री गायब हैं। कांग्रेस ने एक्स अकाउंट पर वीडियोस की जो बमबारी शुरू की। अब आप उनकी एक छोटी सी पिक्चर रील देखिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। जम्मू कश्मीर लगातार ऐसे आतंकी हमलों से जूझ रहा है। हमले होते रहे, बेगुनाह लोग मरते रहे, हमारे जवान शहीद हुए, पर नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मोदी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए इन हमलों को अनदेखा करती रही। यहां तक कि एक ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि देना तक जरूरी नहीं समझा। नतीजा, आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए और पहलगाम जैसे खौफनाक हमले को अंजाम दिया गया। बेशर्मी की भी हद होती है। नरेंद्र मोदी के मंत्री का कहना है कि पहलगाम आतंकी घटना के लिए भारत के लोग दोषी हैं। आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और इनके मंत्री आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने की जगह इससे भागते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने संवेदनहीन। जिस वक्त बॉर्डर पर लोग बंकर साफ कर रहे हैं, फसलें काटकर सेना के लिए जमीन समतल कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस वीडियो क्लिप काटकर उन्हें फैलाने में लगी हुई है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान भी उसका एक सब्सक्राइबर है। कल जनहित में हमने कहा था कि राजनेताओं को बेतुके बयानों से बचना चाहिए। युद्धकाल में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे पाकिस्तान उन्हें प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। कांग्रेस ने भी नेताओं को कल यही निर्देश दिए थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला शायद पार्टी का ऑर्डर सुन नहीं पाए। आज उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है और उन्हें क्या जवाब मिला है, सुनिए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। और एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। जब पुलवामा का हमला हुआ था तो आधे घंटे में राहुल गांधी ने कहा था सुरजेवाला जाओ और कहो ये होम ग्रोन टेररिज्म है, ये देश के अंदर का आतंकवाद है। 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, घुस के ठोका था पाकिस्तान को। और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां है। तो ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, आज ये फिदाई हैं। हमने आपको बताया था कि उरी और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना कांग्रेस को भारी पड़ गया था, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक दोनों। इसीलिए वो वही गलती इस बार दोहराना नहीं चाहती है। लेकिन जिस तरह के नॉनस्टॉप बयान कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे हैं, वो दिखाते हैं कि या तो कांग्रेस नेतृत्व मन से नहीं समझा पा रहा या नेता ही समझने को तैयार नहीं है। मोदी विरोध में वो शत्रु के खिलौने बनते चले जा रहे हैं। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है? क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है। Reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April. उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है। वो कहाँ से होता? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है, आप कहाँ हैं? मौजूदा वक्त पूरे देश के एकजुट होने का है, ना कि अपनी राजनीति को साधने का। जब आतंक के खिलाफ 140 करोड़ लोग एकजुट होने का संकल्प ले चुके हों, तब राजनीतिक दलों को तुच्छ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार फिर से आप देश की आवाज सुने। उन लोगों ने गलत करा है, हमारे वहाँ आके घुस के मारा है, लोगों को गलत करा। ऐसे हिसाब से उनके बाद भी हमको जाके बदला लेना चाहिए। जिस तरीके से मतलब जैसे पॉसिबल हो हर तरीके से युद्ध करके हर तरीके से बदला लेना चाहिए, क्योंकि जो किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। कि देखो इस बार आर या पार, क्योंकि वो चीज़ बहुत एक लंबे पीरियड से हो चुकी है और आने वाला जो टाइम पीरियड है हमारा ग्रोथ का है। तो इन चीज़ों से, इन मुद्दों से क्या होगा कि हमारी ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। जैसा कि उन्होंने किया है उसी तरह का भारत एक्शन ले उनके खिलाफ, ताकि जो इस तरह की घटना वो लोग करते हैं इन घटनाओं पे रोक लगे।
वहाँ पाकिस्तानी कल्पना कर चुके हैं कि भारत उनको इतना बड़ा चोट देने वाला है कि उनकी 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है स्ट्राइक का, पूरा इंडिया एक साथ खड़ा होगा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार तो हो ही जाए, उनको बता दें कि तुम्हारी औकात क्या है। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हम आज भी लगाते हैं। इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए, हिंदुस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो आतंकवादी पाए जाते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, घुस के भारत को मारना चाहिए ना। युद्धकाल की परिस्थितियों में नेताओं को तोल मोल कर बोलने की जरूरत है। उम्मीद है कि आगे वो इस बात का ख्याल रखेंगे। विपक्ष के नेता चाहे तो सोशल मीडिया पर शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला के बयान भी हैं, उन्हें रिवाइंड करके वो सुन सकते हैं। देश जो मांग रहा है, देश जो चाह रहा है, उसका सिरा मिलना शुरू हो गया है। आज भारतीय एजेंसियों के सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पहलगाम हमले में पाक आर्मी का सीधा हाथ मिला है। हमले में शामिल मूसा नाम के पाकिस्तानी आतंकी का वहां की सेना से कनेक्शन मिला है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मूसा पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स का कमांडो था। बाद में वो लश्कर में शामिल हुआ और फिर पहलगाम हमले को उसी ने 22 अप्रैल को लीड किया। बाईस अप्रैल मंगलवार का दिन था जब देश के दुश्मनों ने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर खून बहाया। इस हमले को 2 स्थानीय आतंकियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, लेकिन बेगुनाहों का खून बहाने वाले इन दुश्मनों का काला चिट्ठा हिंदुस्तान के हाथ लग गया है। इस आतंकवादी का नाम हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान है। अलग अलग नाम और पहचान वाला ये आतंकवादी 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में गोलियां बरसा रहा था। इसके नाम में फौजी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज में काम कर चुका है। जी हां, सही सुना आपने, ये आतंकी पाकिस्तान का फौजी रह चुका है और ये आसिफ फौजी उर्फ हाशिम मूसा वो कड़ी है जो पाकिस्तान में फौज और आतंक के कॉकटेल को स्थापित करता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की इस टोली की तस्वीर देखिए। एक साथ 4 आतंकी नजर आ रहे हैं। इस फोटो में हाशिम मूसा सबसे किनारे खड़ा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इन चारों में सबसे सीनियर यही है। एक तरफ जहां बाकी के तीनों आतंकी दाहिने हाथ में हथियार लिए खड़े हैं, वहीं मूसा के बाएं हाथ में हथियार है। दाहिना हाथ उसका बगल में खड़े आतंकी के कंधे पर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन है कि आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो है। पाकिस्तानी सेना छोड़ने से पहले या फिर पाकिस्तानी सेना में सर्विस करते हुए ही वो लश्कर तैयबा में शामिल हो गया था। पाकिस्तान की एसएसजी अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। कुछ साल पहले तक एलओसी पर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो ने आतंकियों के साथ मिलकर बॉर्डर एक्शन टीम बनाई थी, जिसे बैट के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तानी सेना में मिलिट्री ट्रेनिंग के चलते ही लश्कर तैयबा में हाशिम मूसा को फौजी के नाम से भी जाना जाता है। अभी पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हाशिम मूसा के साथ ही पुलिस ने अली भाई और आदिल हुसैन ठोकर पर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि हाशिम मूसा अपने साथियों के साथ 1-1.5 साल पहले साउथ ऑफ पीर पंजाब यानी पुंछ राजौरी सेक्टर से भारत में दाखिल हुआ और फिर कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। दिसंबर 2023 में पुंछ राजौरी सेक्टर में जिस तरह से भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था और एक सैनिक के शव को शत विक्षित किया गया था, उसमें ऐसा लगता है कि आतंकी हाशिम मूसा का ही कनेक्शन था। शक इस बात पर भी है कि अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग टनल में जो मजदूरों पर हमला हुआ था, उसमें भी इसी आतंकी हाशिम मूसा का ही हाथ था।
अब तक की जांच से साफ है कि मूसा ही पहलगाम हमले में आतंकी संगठन और पाकिस्तानी फौज के मुखिया असीम मुनीर के बीच की कड़ी है। मुनीर का कमांडो ही पहलगाम का मुजरिम है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में एक ही सवाल गूंज रहा है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर कहां हैं? पहलगाम हमले के बाद से ही आसिम मुनीर गायब हो चले हैं। हालांकि 27 अप्रैल को उसकी तस्वीर जरूर दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद से वो फिर गायब हैं। मुनीर के परिवार की पहले ही विदेश भागने की खबरें हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मुनीर की क्या भूमिका थी और मुनीर क्यों बिल में छुपने को मजबूर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। खून से सनी पहलगाम की वादियों को हफ्ता भर बीत चुका है। मासूम पर्यटकों की चीख चीत्कार से देश गुस्से की आग में धधक रहा है। 22 अप्रैल का हर नया वीडियो प्रतिशोध की ज्वाला को और भी ज्वलंत कर रहा है। इंतजार पहलगाम के गुनहगारों से इंतकाम का है। देश को आतंक के आका के सर्वनाश से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर। 22 अप्रैल को कश्मीर में धर्म पूछकर आतंकियों ने जो दहशतगर्दी की, उसका खाका खाकी वर्दी में मौजूद आसिम मुनीर ने ही खींचा था। पाकिस्तान में आसिम मुनीर का ओहदा भले ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का हो, लेकिन वो पाकिस्तानी सेना को जिहाद आर्मी में तब्दील कर चुका है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। 16 अप्रैल को मुनीर ने कलमे का जो कट्टर पाठ पढ़ाया, 6 दिन बाद उसके गुर्गों ने पहलगाम में मुनीर का पैटर्न दोहराया। धर्म की शिनाख्त करने के लिए टूरिस्टों से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो कलमा ना पढ़ सके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पूछ के मारी थी, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू। हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया। मुनीर के कमान संभालने से पहले पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारत के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर टेरर के रूप में इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुनीर ये खुलेआम करने लगा। पहलगाम हमले का आतंकी हाशिम मूसा इसका सबसे ताजा सबूत है, जो पाकिस्तानी सेना में कमांडो रह चुका है। दरअसल आसिम मुनीर अपने से पहले 4 सेनाध्यक्षों का हश्र देख चुके हैं, जिन्होंने भारत के साथ युद्ध की हिमाकत की और चारों खाने चित हो गए। अब आसिम मुनीर आतंकियों की बैसाखी पर सवार होकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुनीर ने भारत के खिलाफ जिस जिहाद युद्ध की शुरुआत की है, उसकी ट्रेनिंग कहां से आई, अब वो भी जान लीजिए। आसिम मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के मदरसे दारुल तजवीद से हुई। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को हाफिज कुरान भी कहा जाता है। हाफिज कुरान उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने कुरान को पूरी तरह से याद कर लिया। कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब भी हाफिज कुरान था। हिंदुओं के खिलाफ उसकी नफरत के प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और अब सीमा पार आसिम मुनीर भी औरंगजेब के रास्ते पर है। औरंगजेब की कट्टरता मुगलिया सल्तनत की ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और अब मुनीर की कट्टरता पाकिस्तान को दफन करने जा रही है। पाकिस्तान के खात्मे की जो स्क्रिप्ट जनरल आसिम मुनीर ने लिखी है, उसमें उनका खुद का स्वार्थ भी शामिल है। पाकिस्तान में खबर है कि भारत के साथ तनाव बढ़ाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान हुकूमत की पूरी कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जैसा कि करगिल युद्ध के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। हालांकि आसिम मुनीर के इन कदमों के खिलाफ पाकिस्तान में भी विद्रोह का बिगुल बज चुका है। पाकिस्तान ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के शमशाद मिर्जा ने मौजूदा हालात के लिए मुनीर को जिम्मेदार ठहराकर आपत्ति जताई। खबर तो हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे की भी आ रही है। मुनीर की इन नापाक साजिश के खिलाफ भारत की तैयारी फाइनल है और सीमा पार माहौल दहशत का है। ये आप तय मानकर चलें कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में भारत की दहशत है। वहीं पाकिस्तान में अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। विद्रोह की स्थिति बन चुकी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। इस खबर का आधार हैं ये तस्वीरें। पहली तस्वीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान की है, जहां स्थानीय लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।
दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान की है। यहाँ के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। लंबे समय से आजादी का आंदोलन चल रहा है। तीसरी तस्वीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई है। यहाँ भी कनाल के पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार आंदोलन हो रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए नासूर बनने वाली हैं। ताजा हालात को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने बड़ा दावा किया है। इस दावे के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी वैद्य ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ डरा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है। जिस तरह के हालात अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा देर इस फार्म में रहना पॉसिबल नहीं है। उसमें कितना टाइम लगता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये होना है। पाकिस्तान आर्मी की इतनी बुरी हालत है कि 60 से 70% बलूचिस्तान में वो बाहर ही नहीं निकल सकते। कल ही उनकी एक काफिले पर अटैक, आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 फौजी मारे गए। एसपी वैद्य जम्मू कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों को अच्छी तरह से जानते हैं। रणनीति, रक्षा नीति और कूटनीति के जानकार हैं। ऐसे में उनका ये बयान बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कनाडा में हुए चुनाव की, जहां खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह और उनकी पार्टी एनडीपी दोनों बुरी तरह से हार गए। हालांकि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने वाले जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है और अब मार्क कार्नी फिर से कनाडा की कमान संभालेंगे। कनाडा के कार्यकारी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने देश की बागडोर संभालने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कनाडा की सत्ता पर काबिज लिबरल पार्टी ने इतिहास रचते हुए बड़ी जीत हासिल की है। कार्नी की लिबरल पार्टी चुनाव नतीजे में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से चूक गई। कनाडा की संसद में कुल 343 सीटें हैं और बहुमत के लिए 172 जरूरी है, लेकिन कार्नी की लिबरल्स पार्टी को 168 सीटें मिल रही हैं, जबकि 144 सीटों के साथ कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे स्थान पर है। कार्नी की जीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। ट्रंप के उसी बयान को चुनावी मुद्दा बनाकर कार्नी जनता को लिबरल पार्टी के पक्ष में लामबंद करने में कामयाब हो गई। मार्क कार्नी की जीत के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि नतीजों से ठीक पहले कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्ते को बहुत अहम बताया था और दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के संकेत दिए। इसकी एक और वजह है खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह की करारी शिकस्त। पिछले चुनाव में 24 सीटें जीतकर खुद को कनाडा का किंग मेकर बताने वाले जगमीत सिंह चुनाव में खुद अपनी सीट हारकर तीसरे नंबर पर जा पहुंचे, जबकि उनकी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और अब एनडीपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी संकट खड़ा हो गया है। नतीजों के बाद जगमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे तो चेहरा उदास, आंखें रुआंसी हो गई। जनहित में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पीएम मोदी से मुलाकात खत्म हो गई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। खास बात यह है कि मोहन भागवत के पीएम आवास पहुंचने से पहले ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की बड़ी बैठक हुई है। आगे आने वाले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।